नेपोलियन बोनापार्ट क्रांति के पुत्र थे और उसके विनाशक भी। पहली मर्तबा उन्होंने कहा कि मैं क्रांति का पुत्र हूं और दूसरी मर्तबा उन्होंने कहा कि उन्हीं ने क्रांति को समाप्त कर दिया है। ये दोनों बातें हम सत्य पाते हैं। नेपोलियन का जन्म वास्तव में कोर्सिका के एक गरीब लेकिन कुलीन परिवार में हुआ था और उसके जन्म के 1 साल पहले फ्रांस ने जिनोवा से कोर्सिका को प्राप्त कर लिया था। इस वजह से कोर्सिका में एक जन आंदोलन भी चल रहा था और जनता को खुश करने के लिए फ्रांस के द्वारा तरह तरह के प्रलोभन उन्हें दिए जाते थे। संभवतः इसी वजह से नेपोलियन जैसे निर्धन परिवार में जन्मे बालक को पेरिस के सैनिक स्कूल में प्रवेश दिया गया, जहां पर उसने एक अच्छी शिक्षा वहां पर प्राप्त की थी, क्योंकि वह दौर एक ऐसा दौर था जब योग्यता की कहीं कोई कद्र नहीं होती थी। भाई भतीजावाद, अराजकता, भर्राशाही, अव्यवस्था, न्याय बिकता था, ऐसा कहा जाता था। ऐसी स्थिति में एक निर्धन और गरीब परिवार के बच्चे का दाखिला अगर सैनिक स्कूल में हुआ तो इसके पीछे हम इन कारणों को देखते हैं। नेपोलियन एक योग्य व्यक्ति था और उसने अपनी योग्यता से, अपनी लगन से, अपनी कर्मठता से फ्रांस में एक शीर्ष पद को कालांतर में उसने प्राप्त किया और नेपोलियन के उत्कर्ष में फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बड़ी भूमिका रही, क्योंकि अगर 1789 की फ्रेंच रिवॉल्यूशन की घटना नहीं हुई होती तो शायद नेपोलियन को आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि फ्रांस में पद बिकते थे, उच्च वर्गीय लोग इस पे अपनी मोनोपोली बनाकर रखे थे, सामंत लोग मोनोपोली बनाकर रखे थे। ऐसे में एक निर्धन परिवार के व्यक्ति का आगे बढ़ना असंभव जैसा था। लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने एक मौका दिया कि जिस व्यक्ति में योग्यता है वह आगे आ सकता है, आगे बढ़ सकता है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद हम देखते हैं कि नेशनल कन्वेंशन का शासन रहा, जिसमें 782 सदस्यों की सभा में 100 सदस्य जैकोबिन्स थे जो आतंक के समर्थक थे, 200 सदस्य जिरोंदिस्ट थे जो कि उदार माने जाते थे और शेष निर्दलीय थे। ऐसी स्थिति में सबसे बड़े दल की अगर हम बात करें तो जिरोंदिस्ट थे, लेकिन जैकोबिन्स ने संख्या कम होने के बावजूद सत्ता पर अपना कब्जा जमाया और समय की नजाकत को समझते हुए नेपोलियन बोनापार्ट जब फ्रांस आया तो उसने जैकोबिन दल से अपना जुड़ाव रखा, ताकि उसकी जो नौकरी कहना चाहिए कि जिससे उसको बर्खास्त कर दिया गया था, वह नौकरी उसको फिर से प्राप्त हुई। और कालांतर में जब 1795 में डायरेक्टरी शासन व्यवस्था फ्रांस में स्थापित हुई, उसमें नेपोलियन को आगे बढ़ने का मौका मिला। वह योग्य व्यक्ति था और जब इटली में सेना को भेजा जा रहा था, उस समय इटली में फ्रांस की सेना का सेना नायक नेपोलियन को बनाया गया। नेपोलियन ने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया और जब वह लौट कर आया तो डायरेक्टरों को एक भय उससे दिखलाई पड़ा, इसलिए फिर तुरंत उसको इंग्लैंड के विरुद्ध अभियान में भेज दिया गया। लेकिन दूसरी दफा जब इजिप्ट से नेपोलियन वापस लौटा, तब उसने कौंसल के रूप में फ्रांस के शासन को संभाला और 1804 में उसने अपने आप को सम्राट भी घोषित कर दिया। यानी परिस्थितियां लगातार नेपोलियन के अनुकूल होती गईं और नेपोलियन अपने लगन से, अपनी कर्मठता से परिस्थितियों को अपने वश में करता गया और उत्कर्ष की सीढ़ियों पर वह निरंतर आगे बढ़ता गया। लेकिन उसने फ्रांस की जनता को, जिसने की निरंकुशता से बचने के लिए क्रांति की थी, उनको फिर से निरंकुश शासन उसने दिया। लेकिन फ्रांस की जनता व्यवस्था चाहती थी
और वह व्यवस्था उन्हें तत्कालीन समय में नेपोलियन के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति देने में सक्षम नहीं था। नेपोलियन ने अपनी युद्ध कौशल, रण कौशल, सेनानायक की योग्यता के मद्देनजर यूरोप के अधिकांश देशों को उसने पराजित किया, लेकिन इंग्लैंड को अप्रत्यक्ष युद्ध में पराजित नहीं कर पाया, क्योंकि इंग्लैंड जल सेना के क्षेत्र में फ्रांस से बहुत आगे था और इंग्लैंड को झुकाने के लिए जल सेना का अच्छा होना फ्रांस के लिए जरूरी था। और नेपोलियन इस बात को जानता था, इसीलिए उसने इंग्लैंड के विरुद्ध ऐसे युद्ध लड़े जिसमें इंग्लैंड को हानि हो, और अप्रत्यक्ष रूप से उसने युद्ध लड़ा। तो इस तरह जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का दुनिया को संदेश था, स्वतंत्रता, समानता और भातृत्व, उसका स्वयं नेपोलियन ने नाश कर दिया। इस तरह वह क्रांति का विनाशक भी था। लेकिन इसका जो कंट्रीब्यूशन है, इसका जो देन है, उसकी चर्चा जब हम करते हैं तो हम पाते हैं कि यह न केवल फ्रांस बल्कि पूरे यूरोप की राजनीति में 1799 से लेकर 1815 तक पूरी तरह से छाया रहा। और जो फ्रांस बुर्बोवंशीय शासकों के अधीन शासित होते हुए और कालांतर में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद और उसके 10 वर्षों तक जर्जर अवस्था में पहुंच चुका था, उस फ्रांस को सुव्यवस्थित करने का कार्य, चुस्त प्रशासन देने का कार्य, अच्छी शिक्षा व्यवस्था देने का कार्य, अच्छी विधि संहिता देने का कार्य नेपोलियन बोनापार्ट ने किया। फ्रांस में सिविल कोड, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, पेनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, कॉमर्शियल कोड जो नेपोलियन ने बनाए वह आज उसे अमर करते हैं। नेपोलियन ने कहा भी था कि मेरी विधि संहिता मुझे अमरत्व प्रदान करेगी। उसने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंतर्गत बैंक ऑफ फ्रांस को स्थापित किया और इसके माध्यम से जो पूंजी इकट्ठी हुई उससे फ्रांस की इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का कार्य भी नेपोलियन बोनापार्ट ने किया। उसने फ्रांस में सड़कों का जाल बिछाया, एजुकेशनल डेवलपमेंट की ओर ध्यान दिया और एक धर्मनिरपेक्ष शिक्षा की व्यवस्था उसने की। और जिस तरह से उसने तत्कालीन राजधानी पेरिस का सौंदर्यीकरण किया, उसके कारण आज भी नेपोलियन का नाम लिया जाता है। पेरिस में चौड़ी सड़कें, बड़े बड़े स्क्वायर उसने बनवाए और योग्यता के आधार पर लीजियन ऑफ ऑनर का फॉर्मेशन उसके द्वारा किया गया। यूरोप के देशों में भी वह फ्रेंच रिवॉल्यूशन के नारों को लेकर अन्य देशों में गया, लेकिन विजित देशों में उसने भ्रातृत्व के नारे को भूलकर अपने सगे संबंधियों को प्रमुख पदों पर बैठाने का कार्य किया। जैसे अपने बहनोई म्यूरा या अपने भाई जोसेफ को उसने राज्य करने का अवसर दिया, लेकिन भले ही वे लोग उस योग्य नहीं थे, लेकिन उन्हें स्थापित करने का कार्य उसने अवश्य किया। इसके अलावा सुधार कानून का उसने सूत्रपात किया और विश्व के प्रति उसके योगदानों को जब हम देखें तो पाते हैं कि उसने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के नारों को पूरी दुनिया में फैलाने का कार्य किया, जिससे यूरोपीय उपनिवेश प्रभावित अवश्य हुए। शीघ्र नहीं, लेकिन बाद में अवश्य प्रभावित हुए। और नेपोलियन के कार्यों का ही यह परिणाम था कि नेपोलियन के पतन के बाद जब ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में कांग्रेस का आयोजन किया गया तो उस समय अमानवीय कार्यों पर लोगों का ध्यान गया और 1833 में गुलामी प्रथा को समाप्त करने की भी बात की गई। इसके अलावा राष्ट्रवाद और सैन्यवाद भी नेपोलियन की देन मानी जाती है, लेकिन उसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य उसकी विधि संहिता थी, जो कि आज यूरोप के कई देशों के संविधान का या विधान का एक प्रमुख आधार माना जाता है। इस तरह यूरोप के इतिहास में नेपोलियन का युग 1799 टू 1815 तक
प्रभावशाली रहा। थैंक यू वेरी मच।